का फॉर्म उन्होंने खुद भर दिया है, जबकि लॉजिक दिया गया था कि मुझे कौन नहीं जानता, क्या मुझे भी ये फॉर्म भरना पड़ेगा। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं इस पर बात करने के लिए। हालांकि टीएमसी से थोड़ी सी देर से हमारे साथ में मेहमान जुड़ेंगे, तब तक मैं बाकी लोगों से बात करती हूँ। माधवी अग्रवाल जी मेरे साथ में है, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर। डॉक्टर सुमित गर्ग कांग्रेस के नेता के तौर पर हैं। सुमित मेहरोत्रा जी थोड़ा देर से जुड़ेंगे, जैसे ही कनेक्ट होंगे उनसे हम बात करेंगे। मौमिता चक्रवर्ती जी भी मेरे साथ में जुड़ गई हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया पर। माधवी जी, ममता बनर्जी बार बार ये आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि चुनाव नजदीक आ गया और बीजेपी ने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश शुरू कर दी, लोगों को बांटने शुरू कर दिया। हिंदू मुसलमान के साथ साथ अब मंदिर मस्जिद की गूंज भी बहुत पश्चिम बंगाल में सुनाई दे रही है। क्या ये ठीक है? देखिए, ममता बनर्जी के आरोप जो होते हैं वो बिल्कुल बिना सिर पैर के होते हैं। ममता बनर्जी का जो भाषण अब जो मंचों पे होने लगा है, तो बंगाल में एक यात्रा होती है, तो यात्रा में जिस तरीके से डायलॉग्स बोले जाते हैं ना, एकदम अचानक उत्तेजित होना, अचानक डाउन हो जाना, तो अब धीरे धीरे उनका कन्वर्जन जो है ना, उनका बिल्कुल ऐसी तरीके से हो रहा है कि जैसे यात्रा पार्टी में डायलॉग्स होते हैं, वैसे ही ममता बनर्जी की स्पीच होती जा रही है। देखिए, कितनी कमाल की बात है, ममता बनर्जी का ये दोहरा चरित्र जो दिखा रहा है अपने आप में। इतनी बड़ी एक पोस्ट पर रहने वाली महिला है और हम सभी लोग उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि एक महिला होने के नाते उन्होंने अपने आप को बहुत स्थापित किया देश के अंदर में। देखिए, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर ये क्लियरली मेंशन है कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स में अगर कोई मार्क इंडिविजुअल है, जैसे चीफ मिनिस्टर, जज, एमएलए, एमपी, स्पोक्स पर्सन, ये जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं, ये सब मार्क इंडिविजुअल्स में आते हैं। इनका नाम ड्राफ्ट इलेक्शन रूल्स में आएगा ही आएगा, चाहे वो फॉर्म फिलअप करें या ना करें। ममता बनर्जी इस चीज को अच्छी तरह से जानती हैं। उन्होंने अभी कहा, आपने जो फुटेज चलाया कि मैं 3 बार से मुख्यमंत्री हूँ, 7 बार से एमपी हूं, तो शी इज नोट दैट कि वो जानती हैं कि उनका नाम आना ही आना है। लेकिन कितनी कमाल की बात है, इतने संवैधानिक पद पे होने के बाद, इतनी बार 7 बार एमपी होने के बाद, रेल मंत्री होने के बाद पहले पूर्व में, और ये महिला जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, जो पहले एसआईआर का सपोर्ट कर रही थी सीपीएम काल में जब ये विपक्ष में थी, आज उसी एसआईआर का विरोध कर रही हैं, लोगों को भड़का रही हैं कि मैंने फॉर्म नहीं भरा, जबकि फॉर्म भर चुकी है ये, जैसा कि पता भी चल रहा है और वो प्रमाणित हो जाएगा। एपिक नंबर के साथ में ये जो है इनका फॉर्म जो है वो पूरा वायरल हो रहा है, बट ये अपने मुंह से कह रही है। तो ये साक्षात ये प्रमाण कर रही है कि ममता बनर्जी बंगाल के लोगों में एक द्वंद्वता, एक अराजकता, एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश जो है ये महिला कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री होने के नाते इनका ये संवैधानिक पद भी है और इनकी जिम्मेदारी भी है कि वो अपने इस दायित्व का निर्वाह करते हुए, अगर शुद्धिकरण हो रहा है वोट का, वोटर आईडीज का, करना चाहिए। क्या बुराई है भाई? मैं ये कहती हूँ कि आपको भी तो कभी तकलीफ थी ना घुसपैठियों के लिए, जब आपने पर्चे उठा उठा के मुंह पर फेंके थे एमपी होने के नाते। तो अब आज अगर बंगाल में अगर ये शुद्धिकरण हो रहा है या घुसपैठियों का नाम सामने आएगा, तो इनको क्या दुश्मनी है? हालांकि मैं एसआईआर की प्रक्रिया या फिर मैं वोटर लिस्ट को अपग्रेड या फिर अपडेट करना, इसमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आरोप लगा रही हैं कि मैनिपुलेटेड है आपकी ये जो चुनाव आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया है, मैनिपुलेटेड है और इससे विपक्ष को नुकसान हो रहा है, विपक्षी वोटर्स वहां से हटाए जा रहे हैं। ये विपक्ष का आरोप है। डॉक्टर सुमित गर्ग जी, माधवी अग्रवाल जी जो बात कह रही हैं उनका जवाब आपको देना चाहिए। अभी टीएमसी के लीडर हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी मैं ये जवाब जानूंगी। आप मुझे बताइए, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, एक तरफ तो लोगों को भड़काया जा रहा है, एसआईआर के खिलाफ वो आंदोलन चला रही हैं, फिर इतना डिप्लोमेटिक चीजें क्यों? खुद फॉर्म भर दिया और लोगों को कह रही है कि हम होने नहीं देंगे इस प्रक्रिया को लागू। रचना जी नमस्कार। रचना जी, जहां तक ममता जी की बात है, तो अभी थोड़ी देर में जैसा आपने बताया टीएमसी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, वो विस्तार से बता पाएंगे। लेकिन मुझे आपत्ति इस बात पर है कि अभी आपने फुटेज में दिखाया कि बीजेपी के एक नेता कहते हैं एसआईआर होके रहेगी। मैं पूछता हूं, ये होते कौन है ये कहने वाले? ये चुनाव आयोग के प्रवक्ता हैं, चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, कौन है? ऐसा क्या है कि चुनाव आयोग पर जब उंगली उठती है बीजेपी के नेता या बीजेपी के जो आलाकमान है उनके तरफ से बैटिंग करने उतर जाता है? तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, इसीलिए हमें अंदेशा है। अभी राजस्थान में एसआईआर चल रही थी, आप यकीन जानिए, एसआईआर को देख के ऐसा लग रहा था कि ये प्री प्लान्ड है। ऐसी क्या जल्दी थी? हमारे राजस्थान में तो कोई चुनाव नहीं है,
मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं है, छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं है, 1 महीने के अंदर करके देनी है। आपने बीएलओस को कोई ट्रेनिंग नहीं दी, आपने कोई पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं चलाया और इतने टिपिकल टास्क दे दी कि 2002 की वोटिंग लिस्ट लेके आओ और उससे मैप करो। जो मैप नहीं कर पाएगा वो वोटर नहीं रहेगा, जो वोटर नहीं है आप कल को कह दोगे वो घुसपैठिया है। तो हमारी आपत्ति इस बात पर है और भाजपा जब इन सब चीजों का समर्थन करती है तो हमें लगता है कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत है। अभी आपने देखा हाल ही में देश के गृह मंत्री जी आए संसद के सदन में, संसद के पटल पर चुनाव आयोग के लिए बैटिंग कर रहे और देश के सामने बड़ी बड़ी झूठ परोस के गए। उन्होंने क्या क्या बोला? उन्होंने बोला कि साहब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट में के अनुसार हम सीसीटीवी को 45 दिन का कर सके, पहले नहीं कर सकते। रचना जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं 1951 में कोई सीसीटीवी की बात सोच सकता था क्या? अरे भैया वो तो चुनाव याचिका के लिए था कि आपको 45 दिन में दायर करनी है और आप उस पर लेकर आ गए। दूसरा उन्होंने बोला कि साहब जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार हमने 2023 में एक्ट बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में इनसे कहा कि आप एक कानून बनाएं जिसमें पारदर्शिता हो चुनाव आयोग में नियुक्तियों की। जब तक कानून नहीं बनता एलओपी, सीजीआई और प्राइम मिनिस्टर मिलकर उसकी नियुक्ति करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का मंतव्य क्लियर था कि एक निष्पक्षता आनी चाहिए। आपने क्या किया? जिस सुप्रीम कोर्ट का हवाला आप दे रहे हो, आपने उस सुप्रीम कोर्ट को नियुक्ति पहले हटा दिया। फिर आपने ऐसा क्या था कि आपने इम्यूनिटी डेवलप कर दी, इतनी जबरदस्त इम्यूनिटी चुनाव आयुक्तों को दे दी। भाई ऐसा क्या था? आप बोले कि साहब 1951 में था। 1951 के एक्ट में केवल और केवल ये जो था सीईसी के लिए भी के लिए था, लिमिटेड दायरे में था और नौकरी के बाद तो बिल्कुल कोई इम्यूनिटी नहीं थी। आप उनसे ऐसा क्या करवाना चाहते हैं कि आपको नौकरी में भी उनको इम्यूनिटी देनी है, नौकरी के बाद भी उनको इम्यून रखना है? ऐसा क्या है? ऐसा ये कौन सा रिश्ता है? आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? हमारी आपत्ति इस बात पर है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर इस देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का कृत्य कर रहा है। ये तो बीजेपी पर आरोप आपने लगा लिए, अब ममता बनर्जी की बातों को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, ममता जी की जहां तक बात है, ममता जी टीएमसी का प्रवक्ता देगा, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर सकता हूं, अपनी पार्टी का मंतव्य रख सकता हूं। ममता जी की जहां तक बात, मैं अपना व्यू दे दीजिए इस पर, आप क्या सोचते हैं? हाँ, बिल्कुल। अगर उनकी कोई टीएमसी की या ममता जी का कोई आशंका है, शंका है, तो चुनाव आयोग को चाहिए सामने आके उनको दूर करे, ना कि आरोप लगाए। ज्ञानेश कुमार जी ने क्या किया? जब राहुल जी ने आशंकाएं व्यक्त की, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है रचना जी कि कोई भी राजनीतिक दल चुनाव आयोग के किसी भी कृत्य पर अपनी शंकाएं आशंकाएं व्यक्त कर सकता है, लेकिन चुनाव आयोग को चाहिए कि उन शंकाओं को आशंकाओं को दूर करे, ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन पर आरोप लगाए। तो मैं तो ये कहता हूं ममता जी की कोई शंका है, चुनाव आयोग सामने आए, ज्ञानेश कुमार जी आए, अपने आप को निष्पक्ष कहते हैं तो निष्पक्षता के सामने उनकी शंकाएं दूर कर दें। विपक्षी पार्टी का लीडर चुनाव आयोग से सवाल करता है, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सवाल करता है और फिर ये सवाल बीजेपी तक पहुंच जाए तो बीजेपी कहती है भाई हमसे क्यों सवाल कर रहे हैं आप चुनाव आयोग से सवाल कीजिएगा। लेकिन अगर अथॉरिटी के साथ बोलना होता है तो फिर अलग तरह की भाषा में बोलते हैं, जैसे वो खुद चुनाव आयोग से जुड़े हुए हो कि एसआईआर की प्रक्रिया तो लागू होकर रहेगी, ये तो चुनाव आयोग की ड्यूटी है, ये तो चुनाव आयोग की बातें हैं। तो फिर कैसे बीजेपी इस अथॉरिटी के साथ में बोल रही है? ये अलग अलग सी चीजें हैं। लेकिन मौमिता चक्रवर्ती जी, जो ममता बनर्जी अभी पश्चिम बंगाल में कर रही हैं, राजनीति से प्रेरित नजर आता है, लेकिन जो बीजेपी कर रही है वो भी तो इससे अछूता नहीं है। देखिए, मैं आपको ये थोड़ा एग्जांपल देकर बात करना चाहूंगी। एज पर माय एनालिसिस मैं जो देखती हूँ, जैसे कि 1971 में इंदिरा गांधी के खिलाफ भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस हुआ था, जो मैं बंदे का नाम भूल रही हूँ, सॉरी, राजशेखर या राजनारायण। तो उसमें जो केस हुआ था वोट मैनिपुलेशन और सरकारी शक्ति का मिसयूज करके, तो पहला बड़ा नेशनल एग्जाम्पल था। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो आई एम रियली वंडर टू सी दिस। एंड ऑल्सो कोर्ट ने ये भी माना कि उन्होंने अपनी चुनाव की पहले के लिए जो मशीनरी, जो सरकारी गाड़ी और एक गवर्नमेंट ऑफिसर का भी यूज किया था, मतलब बैलेट बॉक्स को छुए बिना वोट की जो परिवर्तन होता है, जो मैनिपुलेशन, वो किया गया था। और ममता बनर्जी का भी जो, ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, भाजपा के खिलाफ जो आरोप दे रहे लोग, ऐसा नहीं है। और मैं सर को, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगी, जो इलेक्शन कमीशन इंडिया में होता है वो बीजेपी या भाजपा ने तैयार नहीं करते हैं।
वो हमारी संविधान की जो आर्टिकल 324 उसके हिसाब से उसकी फॉर्मेशन होता है। एंड जो निर्वाचन जो कमिश्नर होता है, जो इलेक्शन कमिश्नर, उनको हमारी जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं। तो इसके साथ भाजपा का कोई कुछ कनेक्शन नहीं है। एंड ऑल्सो इलेक्शन कमीशन इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी। एंड बीएलओ की जो ट्रेनिंग की बात हो रही थी, वो भी मैं बोलना चाहूंगी, ये ऑल्सो दिस इज ऑल्सो डन बाय द इलेक्शन कमीशन। एंड यहाँ पे जो हो रहा है, बीएलओ को भी मैनिपुलेट किया जा रहा है रचना जी, जो कि 1995 में इलेक्शन कमीशन का एक साफ नोटिस था कि बीएलओ कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी, और पॉलिटिकली दे कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड। मैं आपको ये अब कहना चाहूंगी, ममता बनर्जी का जो हम देख रहे हैं, तो बीजेपी के जो प्रवक्ता है माधवी जी, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस, तो उन्होंने यात्रा के साथ उनकी तुलना किया। मैं बोलूंगी उसको यात्रा पार्टी को भी डाउन किया जाता है। मतलब ममता बनर्जी का ये जो हरकत है वो यात्रा पार्टी को भी डिमीन करता है, क्योंकि यात्रा इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कल्चर इन वेस्ट बंगाल, राइट, तो उसको भी हम डिमीन करते हैं। तो उसका तुलना हम ऐसे नहीं कर सकते कल्चरली, तो वो डिमीन हो जाता है। और ये ममता बनर्जी के अंदर ना अभी क्या है रचना जी, एक बहुत ही एब्सोल्यूटिस्ट मेंटालिटी दिख रहा है। बहुत सालों से एक ही सरकार चलती आ रही है वेस्ट बंगाल में, तो उसका यही हो गया। जो हाल इंदिरा गांधी का भी हुआ था, देवकांत गौड़ ने क्या किया था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये भी उन्होंने कह दिया था, स्लोगन बन गई थी, राइट। फिर जो सीपीआईएम की जो था 34 इयर्स की जो सरकार चली थी, उसमें भी ज्योति बासु जो मतलब कम्युनिस्ट पार्टी का थे, एंड जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी मजाक में भी कहता था, पर सीरियसली बोलते थे कि कम्युनिस्ट डोंट रिटर्न, सो आई आल्सो डोंट वांट टू रिटर्न। तो ये एब्सोल्यूट मेंटालिटी में हो जाता है ऐसा। तो जो एंटी इनकम्बेंसी उनके अंदर काम नहीं करता है। ममता बनर्जी कब वो सिक्सर दे देता है, कब 4 दे देता है, मतलब 4 मार देता है, हमको पता नहीं चलता। वो कैसे बैट उठाता है, कैसे बैट डाउन करता है, दैट इज अनप्रेडिक्टेबल। तो उनका अभी क्या है कि 2021 से उसका जो करप्शन इन बंगाल में चालू है, तो उस टाइम पे मतलब 21 से लेकर आज तक अगर आप देखेंगे तो कितना इलेक्शन हुआ था लोकसभा के पहले, मैं बोल रही हूँ, हाँ, लोकसभा को लेकर एक हुआ था 2023 में पंचायत की इलेक्शन, और दूसरा आपका हुआ 2024 में लोकसभा। ये दोनों बंगाल की सरकार बदलाव मतलब परिवर्तन का वोट नहीं था। तो ममता बनर्जी इसको सीरियसली नहीं लिया था। अगर आप देखेंगे तो वो मोदी जी के साथ आज तक कितना मीटिंग किया था। कभी बोलता है कि नहीं हमको बताने नहीं देता है, तो उठ के चले जाते हैं, कभी बोलता है ये, कभी बोलता है वो, तो कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन पे वो आना ही नहीं चाहते। तो ये पंचायत को भी सीरियसली नहीं लिया था, और लोकसभा को भी सीरियसली इसलिए नहीं लिया था क्योंकि वो सरकार परिवर्तन का इलेक्शन रहा था। तो उनका पंचायत के टाइम पे उसकी पैर में चोट लगा था, तो उसको एक्सक्यूज बना के वो नहीं अटेंड किया था। तो ये मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अभी जो ऑपोजिशन पार्टी है उनके लिए ये चुनाव एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि और ये अपॉर्चुनिटी कोई डिसाइड नहीं कर रहा है, ये हर पार्टी को अपनी आप से करना होगा, ये जगह तैयार करना होगा। इलेक्शन कमीशन इज नॉट प्लेइंग अंडर कंट्रोल ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। ये बात सबसे पहले लोगों को समझना होगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर उंगली उठाने से पहले। और बीजेपी के एक्सेप्शन चीजें हालांकि नजर आती हैं। ये कहा जाता है बहुत प्योर पायस तरीके से चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं, कुछ एक्सेप्शन केसेस भी सामने आते हैं जिसको लेकर फिर सवाल उठा है, और इसीलिए विपक्षी पार्टियां सवाल उठाती रही। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, सबूत सामने रखते रहे, और फिर ये उम्मीद कि चुनाव आयोग उस पर जवाब दे। हालांकि उस वक्त बहुत बीजेपी की ओर से यहाँ डिफेंड किया जा रहा था, और ये कहा जा रहा था कि चुनाव प्रक्रिया है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही है, मतलब सहूलियत के हिसाब से पिक कर लिया जाता है कहाँ हमें जवाब देना है, सहूलियत के हिसाब से ये पिक कर लिया जाता है कि कहाँ हमें ये कहना है कि ये चुनाव आयोग का काम है, ये हमारा नहीं है। खैर, लेकिन ममता बनर्जी ने अपने इस गुस्से में, अपने इस अग्रेशन के साथ में गृह मंत्री को लेकर कुछ शब्दों का इस्तेमाल भी किया। माधवी जी, अगर ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि खतरनाक हैं गृह मंत्री अमित शाह, या फिर उनकी आंखों में दुर्योधन या फिर दुशासन नजर आता है और जनता तक ये बात पहुंचाती हैं, तो क्या चुनाव में इसका असर होगा, या कैसे देखती हैं आप इसे? ये देखिए, ऐसा है रचना जी, ममता बनर्जी की भाषा आज से नहीं, बहुत पहले से बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है। मंच पर खड़े होकर वो कब क्या बोल जाएंगी कुछ पता नहीं है। पहले भी इन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री जी के लिए भी बहुत सारे अपशब्द वो इस्तेमाल कर चुकी हैं कि मैं उनके कमर में रस्सी बांध कर उनको पकड़ के खींच दूं क्या, या मैं उनको थप्पड़ से मार दूं क्या। या कई बार ऐसा भी होता है कि इनकी जो भाषा शैली है उसको अडॉप्ट करके टीएमसी के नेतागण भी जो है बहुत निम्न स्तर की भाषा जो है बोलने लग जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा हो, चाहे अपशब्द
हो, ये तो यहाँ की राजनीति का एक जो कह सकते हैं कि हिस्सा बन चुकी है। और यहाँ पर जिस तरीके की राजनीति हो रही है उसका जो स्तर है वो निम्न से भी ज्यादा निम्न हो चुका है। और ये हम लोग आए दिन देखते हैं, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद में जिस तरीके की हिंसा होती है, यहाँ तो आप ये देखिए कि स्थिति ऐसी हो जाती है कि जो छोटे से छोटा इलेक्शन, पार्षदी का इलेक्शन है, वहां पर भी बूथ सामने सामने लूट लिए जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि सोशल नेशनल चैनल्स पे ये सारी चीजें कैप्चर हुई हैं और ममता बनर्जी उन्मुक्त होकर खुलेआम बोल देती है कि भाई उनके लोग क्या कर रहे हैं उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो देखिए, दुशासन कहना, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल गृह मंत्री के लिए कहना, प्रधानमंत्री के लिए अब शब्द कहना, ये ममता बनर्जी की नई बात नहीं है, ये हमेशा से करते आए। और हम क्या बोलेंगे उनको, मैंने तो अभी कहा कि उनकी जो मंच पर जो उनकी भाषा शैली है वो कैसी हो चुकी है। हालांकि बीजेपी के नेताओं के भी बिगड़े बोल बहुत बार सामने आते हैं, बीजेपी के नेताओं के भी बिगड़े बोल बड़े सामने आते हैं। उस पर भी पार्टी आलाकमान को एक्शन लेना चाहिए या फिर कोई वक्तव्य ऐसा रखना चाहिए कि ऐसे बयानों पर मलाल जाहिर किया जाए कम से कम, लेकिन वो होता नहीं। खैर, दूसरी पार्टी के नेताओं को इस तरह से तंज कसना या फिर उन पर कटाक्ष करना, ये तो हर पार्टी करती है। जैसे आपने अभी ममता बनर्जी को क्रिटिसाइज किया, ऐसे ही बीजेपी के नेताओं को टीएमसी या बाकी अदर पार्टियां क्रिटिसाइज करती हैं, उसमें कुछ नया नहीं है। इन सबके बीच ही बीजेपी सांसद रेखा शर्मा ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है ममता जो आरोप लगा रही हैं उसे प्रमाणित करके दिखाएं। रेखा शर्मा ने सीधे तौर पर ये चैलेंज कर दिया, कह रही है कि ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही है उन्हें साबित तो करें। ममता बनर्जी वोट बैंक की राजनीति कर रही है, ये रेखा शर्मा ने कहा। और साथ ही उन्होंने कहा ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ भाषण देने का काम कर रही है। ममता जी से मैं यही कहूंगी कि ऑथेंटिकेट करें। सिर्फ बोलने से, अगर पार्लियामेंट में होती तो ऑथेंटिकेट करना पड़ता उनको कि जो बोल रही हैं उसको प्रूव करें। मुझे लगता है बिल्कुल गलत कह रही हैं और अभी से वो प्रचार मोड में आ गई हैं। हमें यहाँ ये कहा जाता है कि वोट की राजनीति न किए जाए, वो तो वोट की राजनीति करती है। मेरे ख्याल से पूरे 5 वर्ष वो वोट की राजनीति करते हैं, उसके अलावा उनका कोई है ही नहीं, का कोई डेवलपमेंट का काम नहीं। अगर आप बंगाल जाएं, और मैं आपके जरिए लोगों को कहना चाहूंगी कि कुछ दिन तो गुजारें बंगाल में, जरा देखें तो बंगाल है क्या हाल।